आरिश, आरिश, कहाँ गया लड़का? आरिश। दादा पहले आप इसको फिनिश करें। बस बस बेटा बस। अरे 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 वाह भाई वाह, अब आप इतने से बच्चे से भी गुलामियां करवाएंगे। और तुम कहा था ना खाना लगा रही हूँ, वहाँ खाना रखे रखे ठंडा हो रहा है और तुम यहाँ। तो यहाँ पे बब्बा, यहाँ पे दादा का सूप भी तो ठंडा हो जाता था। तो तुमने ठेका लिया हुआ है। बहू ऐसे कुछ मत कहो, ऐसे तो मैंने कहा था। वो तो बच्चा है, आपको तो ख्याल करना चाहिए। इतने से मासूम बच्चे से गुलामी करवा रहे हैं आप। अब तुम बैठे बैठे मुंह क्या देख रहे हो? उठो चलो। अब इसे मार पड़ेगी। कितनी बार आरिश को मना किया है कि यहाँ ना आया करो। देखिए, पहली बात तो ये है कि सास ससुर को ये इख्तियार है कि अगर उनकी बहू का रवैया अच्छा नहीं है तो वो चाहें तो अपनी बहू को अपने घर से निकाल सकते हैं और उसको जो है वो एक पल भी उसको नहीं रखें। जहाँ तक उनके पोते की अगर अटैचमेंट है उसके साथ जो है ना वो उसको उनको अच्छा लगता है, वो चाहें तो बहू तो मना नहीं कर सकती है कि अगर जो है ना वो अपने दादा दादी से जो है ना बच्चा मिलता है या उससे अटैचमेंट है उसकी, तो कभी भी वो मना नहीं कर सकती है। अगर वो मना भी करती है तो दादा दादी को ये भी इख्तियार है कि वो जो है ना गार्डियन कोर्ट के जरिए भी उस बच्चे से मिल सकते हैं। जहाँ तक बदतमीजी का तो बिल्कुल इख्तियार नहीं है। वो अगर चाहें तो उसके खिलाफ जो है ना रिटर्न में कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं पुलिस स्टेशन के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास। ये काम ढंग से नहीं होता इस लड़के से, सब खराब किया है। वाह, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ ना, कुछ ही नहीं पता मुझे। सारा दिन काम करो, आराम भी नसीब में नहीं है। क्या हो गया? अब आगे बैठा नहीं हो गया? दिमाग खराब है तुम्हारा, शुरू हो गई हो। इंसान आगे बैठता है उसको पानी का पूछ लिया करो। हाँ हाँ, मैं हूँ कौन? नौकरानी तुम्हारी, तुम्हारे बेटे की और तुम्हारे उस बीमार बाप की। अब क्या कर दिया मेरे बाप ने? देखो, मुझसे ना तुम्हारे बीमार बाप की गुलामी नहीं होती है। तो नहीं करो, ताकि वो मेरे बेटे से करवाएं, उससे अपने नाज नखरे उठवाएं। नहीं पापा, दादा ने नहीं बोला था कि मुझे सूप पिला, मैंने उनको कुछ सूप पिलाया था। तो चुप कर, बड़ा आया दादा का चमचा। तो क्या हो गया? अगर वो उन्हें खाना खिलाना चाहता है तो? बीमार है वो, मेरा बेटा बीमार हो सकता है। कोई छूत की बीमारी नहीं है उन्हें? आपको नहीं पता, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आई हुई हैं। मेरे बेटे को लग गई तो? हाँ मेरी माँ, सारी बीमारियों का तुझे ही पता है। अब अगर खाना बनाया तो मिल जाएगा मुझे, या फिर भूखा ही सो जाऊं? हाँ हाँ, मेरी तो कोई औकात नहीं है इस घर में, मैं तो सिर्फ नौकरानी हूँ। पापा, मम्मा मुझे दादा के पास चोरी करने देती। बेटा आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो। वक्त की मनुष्यत। मम्मा, दादा को नाश्ता दे दिया? दे दिया है बेटा, आप अपना नाश्ता करें। लेकिन मम्मा वो खुद कैसे खाएंगे? बेटा आप अपना नाश्ता करो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं ना। देख लिया, हर वक्त ये लड़का दादा के नाम के कसीदे पढ़ता रहता है। तुम सुबह सुबह शुरू ना हो जाओ। हद होती है। एक तो आपके भाई साहब अमेरिका जाकर बैठ गए हैं, ये नहीं कि बात के लिए थोड़ा बहुत खर्चा ही देते हैं हर महीने। नौरीन मेरे पास ऑलरेडी बहुत टेंशन है, तुम मजीद ना बढ़ाओ। इसीलिए कह रही हूँ, अब अपनी टेंशन खत्म करें। वो तो पड़े रहते हैं और सारी परेशानियां हमें हैं। फिर क्या करें अब? आप ना अपने वालिद साहब को ओल्ड एज होम भेजिए। तुम पागल हो गई हो? अब्बू को ओल्ड एज होम? देखें, एक तो मुझे ना इस पूरे घर की जो खिदमत गुजारी है ना, उनसे जान छूटेगी। दूसरा, ये घर हमारा हो जाएगा। ये घर अब्बू का नाम है तो उनके जाने के बाद तो हमारा है ना। पापा, मम्मा दादा को कहाँ भेज रही है? नहीं बेटा, कहीं नहीं भेज रहे। तुम बच्चे के सामने शुरू हो जाया करो।
चलो बेटा, नाश्ता कर लिया तो चले मैं आपको स्कूल ड्रॉप कर दूं। मेरी बात सुना, सुना अनसुना मत किया करो। हो गया नाश्ता। आ जाओ, शाबाश। पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है एक लेकर आए हैं, उसके तहत ये है कि माँ बाप को आप जो है उन पे तशद्दुद नहीं कर सकते, उनके साथ हत्ता कमीज रवैया इख्तियार नहीं कर सकते, आप उनको गाली गलौज नहीं दे सकते, आप उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकते और आप उनको जो है घर से नहीं निकाल सकते। जब से पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस है, इसके अंदर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को ये इख्तियार दिया गया है कि अगर वालिदैन की तरफ से कोई शिकायत आए या अदालतों के अंदर ऐसा कोई शिकायत आए कि पेरेंट्स अगर कहते हैं कि जो उनको औलाद मारती है, तो पुलिस को भी ये अहकामात हैं कि उसके तहत जो है पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत औलाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या बात है, आज तो मेरा भाई लंच टाइम में भी काम कर रहा है। तेरी प्रमोशन पक्की है दोस्त? नहीं यार, मुझे भूख नहीं है इसलिए मैस नहीं जा रहा। लगता है भाभी ने नाश्ता जम के करवाया। उसे मेरा दिमाग खाने से फुर्सत मिले तो नाश्ता कराएगी ना। अरे ये तो हर घर की कहानी है। मेरी वाइफ को देख लो, जब तक 2-4 बातें ना सुना दे खाना ही हजम नहीं होता। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग है यार। क्या बात है कि भाभी ने घर से तो नहीं निकाल दिया? नहीं यार, मुझे तो नहीं, लेकिन मेरे अब्बू को घर से निकालना चाहती है। ऐसा क्यों? यार मेरे अब्बू की तबीयत खराब रहती है, अपने काम काज नहीं कर पाते। नौरीन का कहना है कि उन्हें ओल्ड एज होम डाल दें। तो इसमें परेशानी क्या है? क्या मतलब परेशानी क्या है? मेरा बाप है यार, ऐसे कैसे भेज दूं ओल्ड एज होम? तो भाभी को समझाओ। अगर वो समझने वालों में से होती फिर क्या ही बात थी। तो अब तू क्या चाहता है? यार एक तरह से नौरीन की बात भी ठीक है। हम लोग अपने कामकाज में इतना मसरूफ होते हैं कि बिल्कुल वक्त ही नहीं निकाल पाते। अपनी मसरूफियात में इतना बिजी हो गए हैं कि अब्बू की बिल्कुल खिदमत ही नहीं कर पाते। मेरे एक ओल्ड एज होम वाले जानने वाले बोलते तो उनसे बात करके देखूं। ये तू कह तो ठीक रहा है, लेकिन एक और मसला है। अब क्या मसला है? मेरा बड़ा भाई, वैसे तो वो अमेरिका में रहता है और उसे अब्बू की कोई फिक्र नहीं, लेकिन जहां मैंने अब्बू को ओल्ड एज होम डाला ना, उसने तमाशा खड़ा कर देना है और हमें घर से बाहर निकालना है, और घर भी अब्बू के नाम है। फिर तो इसके एक ही हल है। हो क्या? अपने अब्बू से पूछो उन्होंने कोई वसीयत लिखी है और उसमें क्या लिखा हुआ है। नहीं तो फिर घर नाम करवा लो अपने। ये मुमकिन है? पैसे हो तो सब मुमकिन है मेरे यार। तुम्हारे वालिद नदीम साहब नहीं आए? जी, अब्बू की तबीयत थोड़ी नासाज है तो मुझे ही आना पड़ा। ओह ओके, कहो क्या जानना चाहते हो वसीयत के बारे में? जी इमरान साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ वसीयत के बारे में कि अब्बू ने ये घर किसके नाम किया है। मेरा मतलब है कि हम 2 भाई हैं। बड़े भाई अरसलान जो हैं वो तो अमेरिका में रहते हैं, तो असूलन तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ही होनी चाहिए, क्योंकि अब्बू की सारी देख रेख और जितनी भी जिम्मेदारी है वो मैं अपने हाथों से ही पूरी करता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि उनकी वसीयत पढ़ने के बाद तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं होगी। मैं कुछ समझा नहीं। ये देखो, तुम्हारे वालिद साहब की वसीयत के पेपर, और इनके मुताबिक उनके जाने के बाद उनकी जितनी भी जायदाद है वो तुम दोनों भाइयों में नहीं, ट्रस्ट में जाएगी? जी हाँ। लेकिन अब्बू ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अब ये तो मुझे तुम ही बता सकते हो आमिर। मैं खुद परेशान हूं कि 6 महीने पहले ही फाइल तब्दील हुई है। उससे पहले तो प्रॉपर्टी में तुम दोनों भाइयों का नाम था। देखो आमिर, मैं तुम्हारे फैमिली मैटर्स के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं तुम्हारे वालिद साहब से बात करने के बाद वो तुम दोनों भाइयों से नाखुश हैं। इसी वजह से ये विल तब्दील हुई है। इमरान साहब, कोई रास्ता नहीं निकल सकता?
रास्ता क्यों नहीं? अगर तुम उनकी खिदमत करो और उनका ख्याल रखकर उनका दिल जीत लो तो हो सकता है कि वो अपनी वसीयत खुद ही तब्दील कर दें। अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, जब तक माँ बाप जिंदा हैं, उनके नाम प्रॉपर्टी है, तो उनकी मर्जी है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच दें, किसी बेटे को गिफ्ट कर दें या बेटी को गिफ्ट कर दें या अपने इस्तेमाल में लाएं। जब तक वो जिंदा हैं, किसी बेटे बेटी को जो है ना वो जबरदस्ती का इख्तियार नहीं है कि वो अपने माँ बाप से छीन सके या माँ बाप किसी को दे दें। देखिए, विरासत का हक उस वक्त बनता है औलाद का जब माँ बाप की डेथ हो जाए और उनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी हो, और उनकी डेथ के बाद जो है ना वो फिर औलाद वारिस है। जैसे बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी का जो है ना 1 हिस्सा है, और अगर उनके माँ बाप जिंदा हैं तो उनका 6ठा हिस्सा है, और अगर इसके अलावा बेवा जिंदा है तो उसका 8वां हिस्सा है। उसके तहत जो है ना वो विरासत के हकदार हैं। विरासत का हिस्सा उनका उस वक्त बनेगा जब पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी। जिंदगी के अंदर जो है ना माँ बाप की मर्जी है, अगर किसी औलाद ने उनकी जो है ना ज्यादा खिदमत की है, माँ बाप चाहें तो उसको हिब्बा कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, माँ बाप चाहें तो उसको फरोख्त कर सकते हैं। ये नहीं कि जबरदस्ती जो है ना आप माँ बाप से ले सकते हैं। उनकी रजामंदी के बगैर आप 1 इंच भी नहीं ले सकते। अब इवन के माँ बाप को इतनी पावरफुल बनाया गया है कि अगर माँ बाप चाहें तो औलाद को साथ रखें, अगर चाहें तो वो घर से भी निकाल दें उनके नाफरमानी के ऊपर। उनको जो है ना वो लातारुक यानी कि कत्ल ताल्लुक करना या आग करने का इख्तियार भी माँ बाप को है। अगर उनकी औलाद का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं है और वो अपनी प्रॉपर्टी भी उसको जो है नहीं देना चाहते और उसको आग करना चाहते हैं, तो ये भी माँ बाप कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी के अलावा इनको मरने के बाद भी हमारी जायदाद ना दी जाए। दोनों बाकायदा वो एक आगनामा अगर चाहें तो माँ बाप उसको रजिस्टर करवा के रजिस्ट्रार के पास उसको बतौर वसीयत उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों ऐसे कैसे ट्रस्ट के नाम कर सकते हैं ये घर? इस पर सिर्फ हमारा हक है और किसी का नहीं। तुम ना अपना मुंह बंद ही रखो। ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? क्या कसूर है मेरा? तुम अगर अब्बू का ख्याल रखती ना तो वो कभी भी अपनी वसीयत नहीं बदलते। ये घर आज हमारे दोनों भाइयों के नाम होता। पर अरसलान का क्या? उसने तो यहाँ का मुंह भी नहीं देखना था। इस घर पे हमारी हुकूमत होती। ये आदमी भी ना कब वसीयत बदल दी पता ही नहीं चला। अब इनको ओल्ड एज होम भेज दे तो क्या ये घर भी ओल्ड एज होम वालों का हो जाएगा? अब क्या होगा? अब क्या, जाके करो उनकी खिदमत ताकि उनका दिल पिघले। भाई ये सब मुझसे नहीं होता। तो फिर अपना सामान बांध लो। आपसे ना एक मसले का हल नहीं निकलता, बहस करवा लो बस। हाँ, मसले तुम खड़े करो और संभालू मैं। एक काम करते हैं, अब्बू के लिए ना केयर टेकर रख लेते हैं। शाबाश। एक अपने खर्चे नहीं उठते हैं, तुम एक और लाद दो सर पे। अरे सुने तो, उसे थोड़े टाइम के लिए रखेंगे और उसका खाना पीना रहना सब स्टोर रूम में करेंगे, और थोड़े बहुत पैसों में तो ऐसी मिल ही जाएगी। फिर क्या होगा? आपको ना हर बात सिरे से समझानी पड़ती है। देखें, एक तो इस सब गुलामी से ना मेरी जान छूट जाएगी, दूसरा अब्बू की थोड़ी बहुत देखभाल भी हो जाएगी, और हो सकता है इस सब से उनका दिल भी मौम हो जाए और ये घर हमारे नाम कर दे। दिमाग चलता है तुम्हारा? अब तो मानते हो ना मुझे? अब्बू, ये हुमा है, ये आपकी केयर टेकर है। आज से यही आपका ख्याल रखेगी। बेटा, उसकी क्या जरूरत? अरे अब्बू, जरूरत क्यों नहीं है? आपको तो पता ही है, ये सारा दिन ऑफिस में बिजी होते हैं और मैं पूरा दिन घर संभालती हूँ,
और ऊपर से आपकी बीमारी। और मेरा मतलब है कि आपकी देखभाल के लिए भी तो कुछ जरूरी चाहिए ना। हाँ अब्बू, वो नौरीन बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोग कामों में इतना मसरूफ होते हैं कि आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाते, लेकिन अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हुमा आ गई है, ये आज से आपका पूरा ख्याल रखेगी। जी नदीम साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। हाँ अबू, ये बहुत अच्छी केयर टेकर है। और हुमा, मैं आपको दवाइयाँ बताती हूँ। ये वाली जो है ना, ये रात के खाने की है, और ये शायद सुबह के नाश्ते की। आप रहने दीजिए, मैं खुद चेक करके और टाइम पे दवा दे दूंगी। वो क्या है ना, सारा दिन घर में इतनी मसरूफ रहती हूँ कि बस ध्यान ही नहीं किया। अच्छा ठीक है हुमा, तुम देख लेना। ठीक है सर। ठीक है अब्बू, आप अपना ख्याल रखें। चलो। अपने बाप को खैर के हाथ सौंप देने वाली औलाद अल्लाह किसी को न दे, किसी को न दे। मैं खुद कोशिश करता हूँ। जी जी बिल्कुल नदीम साहब। अरे वाह नदीम साहब, आप तो इतनी जल्द बेहतर हो रहे हैं। ये सब तुम्हारी दिन रात की मेहनतों का नतीजा है। वैसे आज संडे है, तुम आज भी घर नहीं गई? नदीम साहब, मैं यतीम खाने में पली बड़ी हूँ। मैं जहाँ काम करती हूँ वही मेरा घर होता है, और जब तक आपको मेरी जरूरत है मैं यहीं रहूंगी। उसके बाद जहाँ मुझे मेरा नसीब काम ले जाए। तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा होगा, देखना तुम ना, बहुत अच्छा होगा। आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ। अच्छा चलो जल्दी से आप खाना खाएं, दवाई भी खानी है। नहीं भाई, अब बस है। आपने खाया क्या है अभी? चलिए जल्दी से खाएं। अब तो मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस करता हूँ। तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। ये तो मेरी खुशनसीबी है नदीम साहब कि अल्लाह पाक ने इतने अच्छे काम के लिए मुझे चुना। अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। आमिर, आमिर। क्या है यार, छुट्टी के दिन तो सोने दो। अरे आराम से सोते रहना, खुशखबरी है। ऐसी भी क्या खबर है जो मेरे उठने का इंतजार नहीं कर सकती है? अभी अभी मैं अब्बू और हुमा की बातें सुनकर आई हूँ। वो बहुत खुश लग रहे थे। क्या वाकई? तो ये कि यही अच्छा मौका है ये घर अपने नाम करवाने का, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। मैं तो कहती हूँ इस मौके का तुम्हें फायदा उठाना चाहिए। बस जो है अभी है। तुम सच कह रही हो? वाकई उनका मूड अच्छा था? अरे हाँ बाबा, अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। हुमा से बातें कर रहे थे और बहुत खुश थे अब्बू। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा केयर टेकर वाला आइडिया बहुत काम करेगा। फिर मैं एक काम करता हूँ, वकील के पास जाता हूँ और उससे फौरन घर के कागजात बनवा लेता हूँ अपने नाम पे। अपने नाम? हमारे नाम? हाँ वही, हमारे नाम। मुझे फटाफट नाश्ता दे दो फिर। दिन के 2:30 बज रहे हैं और आपको नाश्ता करना है? अब तो सीधा खाना ही खाएगा। तो खाना ही दे दो यार। अरे तो उठे तो सही, देती हूँ ना। ये लड़ने की बात है।
2:30 बज गए। वकील 9 बजे। यार इमरान, जैसा तूने कहा मैंने वो सब किया। अब अब्बू की तबीयत भी बेहतर है और वो खुश भी रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अब अपनी वकालत दिखा और एक ऐसी वसीयत तैयार कर जिसमें ये बात मेंशन हो कि अब्बू ये घर मेरे नाम खुद करना चाहते हैं। देखो आमिर, ये घर तुम्हारे नाम होना इम्पॉसिबल सी बात है। यार इमरान, अरसलान भाई की फिक्र ना कर, उनका इस घर से कोई लेना देना नहीं होगा, ट्रस्ट मी। और तुम्हारे वालिद साहब? उनके दस्तखत भी मैं करवा लूंगा, बिल्कुल फिक्र ना कर। यार आमिर, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। समझा दे भाई। ये देखो। ये तो मैं देख चुका हूँ वसीयत। जी नहीं आमिर साहब, तुम्हारे वालिद साहब 2 दिन पहले ही यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी वसीयत तब्दील करवा ली है और ये फाइनल है। क्या लिखा है इसमें? खुद ही पढ़ लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। आई एम सॉरी आमिर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। इमरान, मैंने बहुत मेहनत की है इस पे। उनकी प्रॉपर्टी है, वो उसके कानूनी वारिस हैं। वो अगर चाहें तो उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं कि इस शख्स ने हमारी इतनी ज़्यादा खिदमत की है और हमारी इज्जत की है और हम इसको जो है ना गिफ्ट कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में गिफ्ट भी हो सकता है। दूसरा जो है ना, उसके अंदर एक ऑप्शन ये भी है कि वो प्रॉपर्टी जब तक वो जिंदा हैं उनके नाम पे रहे और उनके मरने के बाद जो है ना, वो अगर कोई वसीयतनामा रजिस्ट्रार के पास या उसको रजिस्टर करके जाते हैं तो उसके अंदर वो लिख के जाते हैं कि जी इतनी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो जिस बच्चे ने हमारी खिदमत की है, हमारी फैमिली का नहीं है, लेकिन आप उसको इतना हिस्सा उसको दे दिया जाए और बाकी जो है वो हमारी औलाद को दे दिया जाए। वो अगर चाहें तो वो उसको भी दे सकते हैं, जो केयर टेकर है पूरी भी चाहें तो उसको वसीयत कर सकते हैं, लेकिन वसीयत रजिस्टर होनी चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उनके मरने के बाद होगा। उस वसीयत की रोशनी में जो केयर टेकर है या जिसको जो है ना उनने जो है वसीयत की है वो फिर बाज़रिया कोर्ट जो है ना उस प्रॉपर्टी को हासिल कर सकता है। ये सब क्या है आप पे? ये तुम्हारा सामान है। स्टोर रूम की सफाई करनी थी नौरीन आपी, आप मुझे कह देती मैं कर देती। सफाई स्टोर रूम की नहीं, तुम्हारा सफाया करना था। तुम्हारी यहाँ किसी को कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं नौरीन आपी। इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? तुम जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो तो हो गया, बस अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारी यहाँ किसी को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी अभी तक नदीम साहब की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। पूरी तरह ठीक है, अपना काम खुद ही कर लेते हैं। लेकिन आप ही ऐसा नहीं करें, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे जहाँ से तुम आई थी, जहाँ जॉब करती थी वहीं जाओ। लेकिन आप ही अब तो मैं यही रहती हूँ ना, और आप लोगों को ही मैंने अपना माना है। अरे अरे अरे, कहीं तुम इस घर पे कब्जा करने के लिए तो नहीं बैठी हो? ओ बीबी, तुम जिस काम के लिए लाई गई थी ना वो तो हो चुका है। अब तुम्हारी यहाँ किसी को जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से, चलो। हुमा कहीं नहीं जा रही, ये अब यहीं रहेगी इसी घर में। वो क्यों नहीं जाएगी ये यहाँ से? जिस काम के लिए ये आई थी वो तो हो गया और हमने इसका कोई ठेका थोड़ी लिया है, बस जाए। इसका इस घर पर पूरा हक है। अरे वाह, पहले तो आपकी जुबान ही नहीं खुलती थी, इसके आते ही आप फर बोलने लगे। ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी इसने? सुन रहे हैं आप? आपके अब्बू क्या कह रहे हैं? तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो जरा। अरे कैसे चुप रहूं?
आपके अब्बू इसको घर से नहीं निकालने दे रहे और कह रहे हैं कि अब ये यहीं रहेगी। ओ, तो ये वजह है, इसीलिए आपने ये घर इसके नाम कर दिया। क्या? घर इसके नाम कर दिया? हाँ, और लाओ बाहर वालों को घर में, ये तो होना ही था। और तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मेरे बीमार बाप की इस हालत का फायदा उठा के तुमने घर अपने नाम करवा लिया जो कि हमारा था। तुम्हारा कहां से होने लगा ये घर? मैंने अपनी मेहनत से बनाया ये घर। तुम्हारा और अरसलान का तो एक पैसा भी नहीं लगा इसमें। पर रही दवाइयों और खाने के खर्चे की बात, तो उसके लिए तो मेरी पेंशन ही काफी थी। लेकिन हम तो आपके अपने हैं और ये तो बाहर से एक पराई है। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं आप हमारे साथ ऐसे? मेरे अपने तो मुझे ओल्ड एज होम छोड़ के आना चाह रहे थे, मुझे मेरे घर से ही बेदखल करना चाह रहे थे। तुम लोग सोच रहे होगे ना कि मुझे इन सब बातों का कैसे पता चला? तो तुम दोनों की इत्तला के लिए अर्ज है कि उस दिन जब तुम अपने कमरे में ये सारी प्लानिंग कर रहे थे ना। सुने, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? कब भेज रहे हैं आप अब्बू को ओल्ड एज होम? तुम बस सब्र रखो, अब्बू की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए तो फिर मैं सही मौका देख के घर के पेपर्स अपने नाम करवा लूंगा और फिर अब्बू को घर से बाहर। तुम बस ये आरिश का ध्यान रखो, ये ना हो कि कहीं उनके पास जाके मुंह खोल दे। आप बेफिक्र हैं, इसे तो मैं वहां जाने ही नहीं देती हूँ। बस एक बार हमारा काम हो जाए फिर उस हुमा को भी ना चलता करेंगे। फिर पुरानी जैकेटों से भी जान छूटेगी, सिर भी फंस जाती हैं इनकी। तुम लोग मुझे और हुमा को इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ, किया इस्तेमाल, और हम आपकी सगी औलाद हैं। लेकिन ये कौन है, एक गैर जिसके लिए आप हमें घर से निकाल रहे? आखिर आपका रिश्ता क्या है इससे? बेटी है मेरी, बेटी समझता हूं मैं इसे। अल्लाह ने मुझे भी बेटी से नवाजा होता तो तुम्हारी मोहताजी ना करनी पड़ती मुझे। लेकिन मैंने भी फैसला ले लिया है, आज से ये यहीं रहेगी, इसी घर में। हाँ, अलबत्ता तुम लोग जाना चाहो तो जा सकते हो। आमिर साहब, मुझे नदीम साहब का घर नहीं चाहिए। मैं हमेशा माँ बाप बहन भाई के प्यार को तरसी हूँ। मैं यहाँ आई, मुझे प्यार मोहब्बत अपनायत मिली, और मेरी वजह से अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं यहाँ से अभी के अभी चली जाती हूँ। देखा तुम लोगों ने, अरे जिसे तुम गैर कहते थे उसे ना घर का लालच है ना पैसे की कोई फिक्र है। चाह है तो सिर्फ रिश्तों की चाह है। तुम्हें तो रिश्तों की भी कदर नहीं है। अब्बू, मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं शायद कुछ ज्यादा ही मतलबी हो गई थी। जी अब्बू, और नौरीन से ज्यादा कसूर मेरा है, जो आज तक मैंने इसकी गलतियों पे टोका नहीं। हम शर्मिंदा हैं। हुमा यही रहेगी, आपकी देखभाल के लिए नहीं बल्कि इस घर का फर्द बनकर। और मैं अपनी जिम्मेदारियां अब खुद ही निभाऊंगी इंशाल्लाह। बस आप मुझे एक मौका दे दें। जी अंकल। अंकल नहीं बेटा, आज से तुम मुझे अब्बू कहोगी। अगर आपने मुझे अपनी बेटी समझ ही लिया है तो आप नौरीन आपी और आमिर भाई को माफ कर दें। ठीक है, मगर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? वो ये कि आइंदा तुम आरिश को मेरे कमरे में आने से नहीं रोकोगे। अरे आप तो कभी भी नहीं, वादा। देखिए, ज्यादती मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि अगर उसकी औलाद
जो है उसकी माँ बाप की इज्जत नहीं करती है। एक माँ बाप जो औलाद को पैदा करता है, उसको बड़ा करता है, उसको तालीम दिलवाता है और उसको एक अच्छा शहरी बनाता है, उसके बाद उसकी वो शादी करता है। शादी होने के बाद जब वो औलाद जो है ना अपनी बीवी के बहकावे के अंदर अपनी माँ बाप के जो एहसानात हैं बचपन से लेकर जवानी तक जो है ना अगर वो उसको भूल जाएं और उसके बाद उनकी खिदमत नहीं करें, माँ बाप को वक्त नहीं दें, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करें और उनकी नौकरी के लिए या उनकी खिदमत के लिए आप किसी मुलाजिम को हायर कर दें कि वो मुलाजिम उनकी इतनी ज़्यादा इज्जत करे, आपके पास इतनी तौफीक नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि आप जो है अपने माँ बाप के साथ जो है ना उनका इलाज मुआवजा करवा दें या उनके साथ थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं या उनकी जो है ना कोई बात सुन लें। देखें, वालिदैन की जो है ना खिदमत करना हर औलाद का हक बनता है और जिस तरह माँ बाप जो है औलाद को पैदा करने से लेकर जवानी तक जो है ना उनकी खिदमत करती है, ख्याल करती है, तो इसी तरह जो है उनका भी हक बनता है कि माँ बाप के बुढ़ापे के अंदर उसका सहारा बने जो ना। जब आप उसका सहारा छोड़ देंगे तो माँ बाप फिर दिल बर्दाश्त होकर जो उनकी ज़्यादा इज्जत कर रहा होता है या उनकी रिस्पेक्ट कर रहा होता है तो वो फिर जो है मजबूरी के आलम में आके जो है ना वो कहते हैं कि ये हमारी नाफरमा बरदार औलाद है जो हमारी खिदमत ही नहीं करती है, तो इसलिए जो है ना ऐसी औलाद से बेहतर है हम किसी और को दे दें जो ना। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि माँ बाप ने एक तंग आकर या जो है ना मजबूरी के आलम में जो है ना उस केयर टेकर को जो उनकी खिदमत करता था या करती थी जो ना उसके नाम पे किया कि उसने उनके दिल जीत लिए, उनको इतना इज्जत दी कि औलाद से बढ़ के जो है ना उनको रिस्पेक्ट दी, जिस वजह से उन्होंने जो है ना उसको वो प्रॉपर्टी गिफ्ट की। अगर वो चाहते तो वो अपनी औलाद को भी दे सकते थे, अगर औलाद उनकी किसी तरह की इज्जत करती तो वो सब उसका हैंड ओवर करते जाओ।